मेरे भाई अगर आप भी 12th का एग्जाम 2027 में देने वाले हो तो यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के बायोलॉजी का टॉप 70 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और साथियों ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो आप लोग भी एक एक प्रश्नों के आंसर को लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा इस 70 ऑब्जेक्टिव में आपका कितना सही हो पाया है। देखिए पहला नंबर सवाल है कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन के रूप में किसे इस्तेमाल किया जाता है। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का जो फ्यूजोजेन होता है मेरे भाई वो PEG होता है। क्या होता है? PEG होता है, यानी कि पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे भाई ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। आइए देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या पूछा जा रहा है। यहां पे ये पूछ रहा है कि गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां अवस्थित है। गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है ये कहां अवस्थित है, तो यह है कोयम्बटूर में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। चलिएगा तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि हिसरडेल किसकी किस्म है। बताएंगे मेरे भाई हिसरडेल जो है ये किसकी किस्म है, तो यह है भेड़ की किस्म। करेक्ट आंसर आपका सी होगा और यह मुख्य रूप से हरियाणा क्षेत्र में पाई जाती है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल आ चुका है, उससे पहले मेरे भाई एक बार क्लास को सभी साथी लाइक कर दो। जितने साथी देख रहे हो ना प्लीज क्लास को लाइक कर लीजिएगा और अगर आप पहली बार जुड़े हो ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर ये रहता है ना पढ़ाने में बहुत मजा आ जाता है, तो प्लीज एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन को क्या कहते हैं, तो अंतः प्रजनन कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है और पूछ रहा है इनमें कौन सी गाय की प्रजाति नहीं है। तो गाय की प्रजाति कौन नहीं है, तो ये सुरती जो है ये गाय की प्रजाति नहीं है बल्कि ये भैंस की प्रजाति है। सुरती आ जाए, इसके अलावा मेहसाना आ जाए, ये दोनों मेरे भाई भैंस की प्रजाति है। ये बात आपको याद रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल आ चुका है। पूछा जा रहा है कि कृत्रिम तरीके से उन्नत नस्ल के वीर्य को एकत्रित करना क्या कहलाता है। तो कृत्रिम तरीके से उन्नत नस्ल के वीर्य को एकत्रित करना वीर्य संचयन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, यहाँ पे सीमेन स्टोरेज कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल आ चुका है आपके सामने और पूछ रहा है कि पोम्फ्रेट क्या होता है। तो पोम्फ्रेट जो है मेरे भाई ये समुद्री मछली है। क्या है? समुद्री मछली है। तो 7 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल को देखिए। यहाँ पे है कृत्रिम वीर्य सेचन में निषेचित अंडों को किस अवस्था में निकाला जाता है। यहाँ पे बताएंगे कृत्रिम वीर्य सेचन में निषेचित अंडों को किस अवस्था में निकाला जाता है, तो ये निकाला जाता है 8 से 32 कोशिका अवस्था में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा यहाँ पे प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि पौधे की प्रत्येक कोशिका के अंदर एक नए पौधे को जन्म देने की क्षमता होती है, इसे क्या कहते हैं। तो मेरे भाई इसे हम लोग बता के चलते हैं सेल्यूलर टोटिपोटेंसी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न ये है कि सेकेरम बारबेरी को मूलतः उगाया जाता था। सेकेरम बारबेरी को जो उगाया जाता था मेरे भाई वो कहाँ पर उगाया जाता था, तो ये उत्तरी भारत में उगाया जाता था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे भाई यहाँ पे आ चुका है प्रश्न और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप हमारे द्वारा तैयार गारंटी वाला नोट्स नहीं लिए हो ना, जिसमें कि हमने गारंटी लिया है कि एग्जाम में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपको जितना प्रश्न दिया जाएगा उसके बाहर नहीं आएगा और साथ में हिंदी और इंग्लिश का नोट्स बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, तो ये 199 वाला नोट्स जरूर परचेज कर लीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि एग्जाम में इसी से प्रश्न आता है, हर एक साल के बच्चों को दिया जाता है। तो आप
आप कॉल या मैसेज कर सकते हो 7070821685 नंबर पे। बोलिएगा भैया हमें 199 वाला नोट्स परचेज करना है, जस्ट मैसेज करोगे तुरंत आपको ये मिल जाएगा मेरे भाई। ओके, और ये मात्र 199 में, और अभी से लेके एग्जाम तक हम आपका नंबर अपने फोन में सेव करेंगे। आप इस नंबर पे एक बार कॉल करके बता दीजिएगा भैया हमें नोट्स परचेज करने हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो। देखो यहाँ पे अंगुलिकाएं किस जीव से संबंधित है? अंगुलिकाएं हैं मेरे भाई मछलियों से संबंधित। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर सवाल आ चुका है और पूछ रहा है कि निम्न में कल्याण सोना किसकी किस्म है? तो कल्याण सोना किसकी किस्में है मेरे भाई? तो ये हो जाएगा गेहूं की किस्म, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा 13 नंबर सवाल है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न किया जाता है, किससे उत्पन्न होता है? तो ये कवक से होता है, ऑप्शन नंबर बी लगा के चलिएगा। चलो देखो यहाँ पे प्रश्न आ चुका है, जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरिन ए बनाया जाता है, ये किन से बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है ट्राइकोडर्मा नामक कवक से, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा 15 नंबर सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि मानव रक्त के कोलेस्ट्रॉल स्तर को घटाने में सहायक स्टेनिन तैयार होता है, तो ये किन से तैयार होता है? तो भैया यीस्ट से तैयार होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। मेरे भाई आप कहीं भी पढ़ते हो ना, वो नोट्स एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत कम क्वेश्चन दिया जाएगा। इतना मानो कि तुरंत आपका मानो तो नोट्स खत्म हो जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में मानो तो 60 जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा और आपको 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, और ये आप तुरंत खत्म कर लोगे क्योंकि आप पढ़ने वाले हो मेरे भाई। तो ये नोट्स आप लोग जरूर पढ़िएगा। ओके, चलो देखो निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक है? यहाँ पे जैव उर्वरक बताइएगा तो ये साइनोबैक्टीरियम हो जाएगा, माइकोराइजा हो जाएगा, सहजीवी जीवाणु हो जाएगा, तो ये सभी हमारा करेक्ट है। चलिएगा अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि पनीर में विशेष प्रकार की सुगंधी किससे आती है? पनीर में विशेष प्रकार की सुगंधी मेरे भाई जीवाणु से आती है, बैक्टीरिया से आती है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। प्रश्न यहाँ पे है कि विभिन्न अल्कोहलिक पेय का निर्माण किस क्रिया से होता है? विभिन्न अल्कोहलिक पेय का जो निर्माण होता है ये किस क्रिया से होता है? तो किण्वन से होता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल को देखिए, यहाँ पे आ चुका है, सिरका उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? सिरका उद्योग में मेरे प्यारे प्यारे भाई आप बताओगे एसिटोबैक्टर का यूज होता है, और आपने पढ़ा होगा सिरका में एसिटिक अम्ल भी पाया जाता है, कितना? तो 6 से 10% के बीच। चलो देखो प्रश्न है कि कौन सा एंजाइम उच्च तापक्रम पर भी सक्रिय रहता है? कौन सा एंजाइम है मेरे भाई? तो वो एंजाइम है यहाँ पे टेक पॉलीमरेज। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। 21 नंबर सवाल का जवाब बताएंगे कि प्राइमर्स का उपयोग किया जाता है। प्राइमर्स का उपयोग किस में होता है? प्राइमर्स का उपयोग मेरे भाई पीसीआर में होता है। 21 का ए करेक्ट हो जाएगा। 22 का बताइएगा, एगारोज निम्नलिखित में किससे निकाला जाता है? तो एगारोज प्राप्त किया जाता है समुद्री घास से। किससे मेरे भाई? समुद्री घास से किया जाता है। और अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो ये जरूर करते चलिएगा मेरे भाई। हमने देखा है बहुत सारे साथी लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो जल्दी जल्दी से आप लोग कर लीजिएगा। और डेली इसी चैनल पे आपको शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे क्लास देखने को मिलता है। देखो अब यहाँ पे है जैव प्रौद्योगिकी की उद्देश्य की पूर्ति में किसका योगदान होता है मेरे भाई? तो ये योगदान होता है अनुवांशिक अभियांत्रिकी का, सूक्ष्म जीव विज्ञान का और आणविक जीव विज्ञान का। ये सभी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न आपके सामने आ चुका है और पूछा जा रहा है मेरे भाई कि अनुवांशिक यांत्रिकी को क्या कहा जाता है? अनुवांशिक यांत्रिकी को कहा जाता है पुनर्योगज डीएनए तकनीक। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। डीएनए को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। डीएनए को देखने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो ये होता है इथिडियम ब्रोमाइड का। सही जवाब आपका ए हो जाएगा। मेरे भाई 70 ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे, इसलिए भैया शुरू से लेके अंत तक क्लास को देख लीजिएगा। देखो यहाँ पे क्या है, गोल्डन राइस में किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया है? गोल्डन राइस में मेरे भाई विटामिन ए को स्थानांतरित किया गया है। आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। देखो प्रश्न क्या है, बीटी जीन का उपयोग कर किस फसल को पीड़क प्रतिरोधी बनाया गया है? बीटी जीन का उपयोग कर मेरे भाई बताइएगा।
बहुत अच्छे, ये कपास भी होगा, टमाटर भी होगा, मक्का भी हो जाएगा, तो इनमें से सभी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ, क्या हुआ? तो ये हो जाएगा कृषि। प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण कृषि है। चलिएगा नेक्स्ट नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है मेरे भाई? जनसंख्या का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है डेमोग्राफी। ऑप्शन नंबर डी होगा। विश्व जनसंख्या दिवस हम लोग मनाते हैं 11 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है मेरे प्यारे भाई। चलो 30 नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे प्रश्न आ चुका है, संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं? तो संतानोत्पत्ति नियंत्रण के हार्मोनल विधियां हैं, प्राकृतिक विधियां और यांत्रिक विधियां, ये सभी विधियां हैं। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा। अगला यहां पे प्रश्न आ चुका है और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी यहां पे आंतरिक तकनीक ग्रीवा के ऊपर गर्भधारण के लिए लगाया जाता है? 31 का बताया डायफ्राम हो जाएगा। सही जवाब आपका ए है मेरे भाई। चलिएगा 32 नंबर सवाल देखिए। प्रश्न है कि गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरोन से क्या तात्पर्य है? गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरोन से मेरे भाई क्या तात्पर्य हो जाएगा? तो वो तात्पर्य है अंडोत्सर्ग को रोकना। सही जवाब आपका ए हो जाएगा, याद रखना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहां पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि गोनोरिया क्या है मेरे भाई? गोनोरिया आपने तो पढ़ा होगा ना, ये यौन संचारित रोग है। गोनोरिया आ जाए, सिफिलिस आ जाए, क्या ये सब मैंने नहीं बताया आपको? चलो, ये बैक्टीरियल रोग भी है, यौन भी रोग भी है, और यहाँ पे इसी को भैया हम लोग सेक्सुअल, यहाँ पे देखो एसटीडी भी कहते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होता है यही होता है, और यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा, तो ये सभी के सभी हो जाएगा। देखो यहाँ पे यौन संचारित रोग है, इसी को हम लोग एसटीडी कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। ऑप्शन नंबर डी बताइएगा। यहाँ पे प्रश्न आ चुका है, शरीर के किस हिस्से में शुक्राणुनाशक द्वारा शुक्राणु को नष्ट किया जाता है? कौन सा हिस्सा है भाई, बताइएगा जरा, कौन सा हिस्सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, ए और बी दोनों लगा रहे, बहुत अच्छे, योनि हो जाएगा और ग्रीवा हो जाएगा। चलिएगा आगे प्रश्नों को यहाँ पे डी बता के चलिएगा, ए और बी दोनों। चलो अगला बता के चलो, निम्नलिखित में कौन सा यौन संक्रमित रोग है? अब देखो यहाँ पे यौन संक्रमित रोग बताना है आपको। हेपेटाइटिस बी लगा रहे हो, बहुत अच्छे, गोनोरिया आ जाए, सिफिलिस आ जाए, हर्पीस आ जाए, ये भी आप लगाओगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा? तो पहले बात, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ नहीं जाएगी भैया, जनसाधारण का स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो जाएगा। आपका सही जवाब ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट लाइन है। चलिएगा 37 नंबर सवाल आपके सामने है और पूछ रहा है कि परिवार नियोजन के लिए शुक्रवाहिनी को काटकर बांधने की विधि को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बताते हैं वासेक्टोमी होता है भैया। अगला प्रश्न का जवाब बताएंगे कि निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित रोग है? वायरस जनित रोग बताइएगा। तो फ्लू भी हो जाएगा, पोलियो भी हो जाएगा, एड्स भी हो जाएगा, तो ये सभी यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं और आज उम्मीद करेंगे कि 70 में आपका हल्का कम सही होगा, क्योंकि यहाँ पे बुक से भी प्रश्न दिया गया है। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? तो आय में कमी होता है, जमीन में भी कमी, खनिज पदार्थ की भी कमी, तो इनमें से सभी बात यहाँ पे सही है। चलिएगा 40 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा रोग है जो अनुवांशिक होता है? अनुवांशिक रोग कौन सा है बताइएगा। अनुवांशिक रोग कौन सा है? हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा यहाँ पे 41 नंबर सवाल आ चुका है कि हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो रक्तस्राव संबंधी रोग है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है, तंतु रोग कौन सा अनुवांशिक रोग है मेरे भाई? तंतु रोग कौन सा अनुवांशिक रोग हो जाएगा? 42 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। तो सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा, सही जवाब आपका ए हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है, सिकल सेल एनीमिया किससे संबंधित है? सिकल सेल एनीमिया जो है ये किनसे संबंधित है? तो रक्त से संबंधित है, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट नंबर सवाल आपके सामने है, प्रश्न है कि किस प्रकार के रोग में दोषपूर्ण जीन के कारण बीमारी होती है? कौन सा रोग है जिसमें दोषपूर्ण जीन के कारण मेरे भाई बीमारी होती है? तो उसका नाम अनुवांशिक रोग होता है, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न यहाँ पे है कि मोनोसोमी के कारण कौन सा रोग होता है? मोनोसोमी के कारण मेरे भाई कौन सा रोग होगा? जल्दी से। डाउन सिंड्रोम, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
चलिएगा यहाँ पे क्या बता रहे हो, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 45 का आपने क्या बताया, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है, डाउन सिंड्रोम में किस गुणसूत्र की अतिरिक्त कॉपी होती है। डाउन सिंड्रोम है इसमें मेरे भाई, तो आपने बताया भैया 21वां गुणसूत्र होता है। 47 नंबर सवाल का जवाब बताएंगे, टर्नर सिंड्रोम में महिलाओं के पास गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। एक होता है टर्नर सिंड्रोम, दूसरा होता है डाउन सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम में 45 होगा, जबकि आपके सामने आ जाए डाउन सिंड्रोम। क्या मेरे भाई, डाउन अगर सिंड्रोम आएगा तब आप लोग बताओगे, इसमें जो गुणसूत्र होते हैं 47 होते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आ चुका है, किस रोग के, यहाँ पे देखो किस रोग के कारण शरीर में अतिरिक्त गुणसूत्र की वजह से मानसिक मंदता होती है। किस रोग के कारण मेरे भाई शरीर में अतिरिक्त गुणसूत्र की वजह से मानसिक मंदता होती है, ये बात बताएंगे तो यह हो जाएगा डाउन सिंड्रोम की वजह से, जिसमें कि गुणसूत्र कितने होते हैं, 47। चलो देखो, निम्नलिखित में कौन सा रोग एक्स गुणसूत्र से जुड़ा हुआ है, कौन सा रोग है मेरे भाई, बहुत अच्छे, हीमोफीलिया करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा 50 नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य सबको पता होगा, ऑक्सीजन का परिवहन करना। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आरबीसी वाला बात पढ़े हो ना, रेड ब्लड सेल वाला, जिसका जीवन काल 120 दिन का होता है। मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते हैं अपने मटर के पौधे पर कार्य हेतु। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओगे, 51 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पे अनुवांशिकी के नियम भी तो ये भी तो है इनका, तो ये दोनों हो जाएगा ना, ए और बी दोनों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है मेरे भाई। यहाँ पे सी लगाइएगा क्योंकि अनुवांशिकी का नियम भी तो इन्होंने दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। प्रश्न है, इनमें कौन वैश्विक रक्तदाता है। वैश्विक रक्तदाता बताइएगा मेरे भाई। वैश्विक रक्तदाता आप बताओगे, ब्लड ग्रुप ओ होता है। चलिएगा, रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। देखो मेंडल ने प्रतिपादित किया, कौन सा नियम है मेंडल ने दिया है मेरे भाई, मेंडल के द्वारा दिया गया है अनुवांशिकी के नियम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा, द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी यानी कि फेनोटाइपिक अनुपात क्या होता है। तो इसमें जो फेनोटाइपिक अनुपात है आप बताओगे 9:3:3:1 करके है। चलिएगा नेक्स्ट नंबर सवाल यहाँ पे है, युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। तो ये दिया गया था बेटसन और पनेट के द्वारा। चलिएगा नेक्स्ट नंबर सवाल मेरे प्यारे भाई बताएंगे। प्रश्न है कि एक परिवार जिसमें 5 बेटियां हैं को छठी संतान होने वाली है, बेटा होने की संभावना कितनी है, ये बात बताइएगा। आप लोग बता दो, जिसमें 5 बेटियां हैं, छठी संतान होने वाली है मेरे भाई, तो उसमें बेटा भी हो सकता है, तो बताइएगा उसकी संभावना कितनी है। 56 नंबर सवाल, जल्दी से 56 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बताएंगे, 50% है मेरे भाई। चलिएगा आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, मानव रुधिर ओ वर्ग में क्या होता है। मानव रुधिर ओ वर्ग में मेरे भाई एंटीजन अनुपस्थित रहते हैं। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा, दात्र कोशिका अरक्तता प्रदर्शित करता है। दात्र कोशिका अरक्तता मेरे भाई कौन प्रदर्शित करता है, तो प्लियोट्रोपी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे बताइएगा, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था। तो मेंडल साहब ने 7 लक्षणों का अध्ययन किया और ये आपको बहुत पहले से पता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, लेकिन मेरे भाई वो बात नहीं भूलना कि भैया का 199 वाला नोट्स ले लेंगे, क्योंकि ये 199 बड़ा चार्ज नहीं होगा। जब आपका अच्छा रिजल्ट आएगा और आप हमें कॉल करके बताओगे तो कितना मजा आएगा ना मेरे भाई। उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कुछ उसमें मिलेगा आपको। उतना को पढ़ लोगे तो मेरे भाई गारंटी हमारी होगी। तो आप इसे जरूर परचेज करिएगा, नीचे नंबर दिया गया होगा, इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा या फिर हमें डायरेक्ट कॉल कर लीजिएगा। देखो मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या मेरे भाई कितनी होती है, तो ये होती है, आप बताओगे 44 + XY। और देखो अगर पुरुष के लिए पूछे तो 44 + XY, लेकिन अगर स्त्री के लिए पूछेगा तो 44 + XX बताना। चलो आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर सवाल है, मेंडल अपने प्रयोग में सफल हुए क्यों हुए सफल, क्योंकि उन्होंने मटर के पौधे को चुना। चलो आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न है, विभिन्नताओं का स्रोत क्या है।
विभिन्नताओं का स्रोत है म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन की खोज ह्यूगो डिब्रीज ने किया था 1901 ईस्वी में। देखो प्रश्न आपके सामने है, मेंडल के प्रयोग में विपरीत लक्षणों की जोड़ी को क्या कहा जाता है? तो एलील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलील कहा जाता है मेरे प्यारे भाई। चलो देखो प्रश्न है, मेंडल के नियम का एक अपवाद है। मेंडल के नियम का एक अपवाद कौन सा है भाई, बताना जरा सा। तो वो हो जाएगा सहलग्नता यानी कि लिंकेज। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न क्या है? आनुवांशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे से छोटा खंड कौन सा हो जाएगा? तो वो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बताएंगे? तो म्यूटोन हो जाएगा। 66 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा कि वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन कौन सा हो जाएगा? वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन कौन सा है? होलेंड्रिक जीन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है, पोलियो की रोकथाम के लिए किस प्रकार की वैक्सीन दी जाती है? पोलियो की रोकथाम के लिए मेरे भाई किस प्रकार की वैक्सीन दी जाती है? तो ये दी जाती है ओपीवी वैक्सीन। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो इसका पूरा नाम क्या होता है? ओरल पोलियो वैक्सीन। चलो अगला बता दो कि कौन सा जानवर है जो यहाँ पे सर्वोत्तम दुधारू नस्ल है? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो वो मेरे प्यारे भाई हो जाएगा होल्स्टेन फ्रिजियन, जो कि गाय की एक प्रजाति है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न आपके सामने ये है कि F1 पीढ़ी के संकर पौधे को जब युग्मजी और प्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है टेस्ट क्रॉस। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, जीन विनिमय किस अवस्था में होता है? जीन विनिमय मेरे भाई किस अवस्था में होता है? तो जीन विनिमय होता है पैकिटीन की अवस्था में। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो प्यारे प्यारे भाई इस क्लास में हमने पूरे 70 ऑब्जेक्टिव को कवर कर चुका है। अपना स्कोर जल्दी से कमेंट करके बता दो और आज का क्लास आपको कैसा लगा ये भी कमेंट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, एक एक प्रश्नों को याद करके आइएगा। मिलते हैं फिर।